साथियों, आज इतिहास की सीरीज में हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में जो बातें हैं वो ये कि साइमन कमीशन 1927। हकीकत में साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 8 दिसंबर 1927 को की गई और ये भारत जो पहुंचने की तारीख है वो 1928 है। इस नियुक्ति का मतलब ये नियुक्ति 27 में की गई थी और पहुंचा था 28 में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन आयोग का गठन कब किया गया था तो आप 27 लिखेंगे और भारत में पहुंचने की डेट अगर पूछें, सन पूछें, तो वो आप 28 बताएंगे। 8 नवंबर ये साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और भारत पहुंचा 3 फरवरी 1927 यहाँ पर नियुक्त हुई, यहाँ भारत पहुंचा। अब जो 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, ये नियुक्ति हुई की थी क्या, क्यों थी, इसका पर्पज क्या था? हुआ ये कि 1919 में, बातें हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम सामान्यतया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसकी समीक्षा के लिए आयोग बना था। और जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था 1919 में, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था, तो ये कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये कानून कहाँ तक प्रभावी है और इसमें क्या और संशोधन करने की जरूरत है। इसके लिए मतलब ये संवैधानिक सुधारों हेतु लाया गया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नियुक्त हुआ, मतलब ये आयोग नियुक्त हुआ। इस आयोग का एक और नाम है जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है, भारतीय सांविधिक आयोग। भारतीय सांविधिक आयोग 1927। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारतीय संवैधानिक आयोग, भारतीय सांविधिक आयोग या भारतीय विधिक आयोग, ये आयोग किस कमीशन को कहते हैं, यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संवैधानिक आयोग, ये साइमन कमीशन जो आयोग बना था, इसी को कहते हैं। ये आप जानते रहे, सांविधिक आयोग को। अब यहाँ पर नियुक्त हुआ, जैसे ही ये ब्रिटेन में नियुक्त हुआ, हकीकत में इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में जो हेड था, अध्यक्ष थे, वो सर जॉन साइमन थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और ये सांसद भी थे। वहां से जितने भी 7 सदस्य थे वो अपने में एक सांसद थे वहां से। और जब आप देखें, जैसे उस समय भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन भारत में वायसराय थे और उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ब्रिटेन में थी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में ये थे पीएम वहां के, ब्रिटेन के, स्टैनली बाल्डविन। 1929 में ब्रिटेन में होने थे चुनाव और उसी चुनाव को देखते हुए, चूंकि गठबंधन की सरकार थी वहां पर, उसी चुनाव को देखते हुए भारत की थोड़ी सी स्थिति को सुधारने हेतु ये कहा गया, फिलहाल ये सब उनकी नौटंकीबाजी थी, नाटकबाजी ही थी कि भारत की स्थिति को सुधारने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी उनका मुख्य उद्देश्य तो भारत पर राज करना था, फूट डाल के राज करना था।
इसी के उद्देश्य से उन्होंने भेजा, लेकिन ये आंतरिक उद्देश्य थे उनके, और दिखावे के उद्देश्य ये थे कि भारत की स्थिति को सुधार करना था, स्थिति में सुधार करना था। इस वजह से उन्होंने भारत में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और उसका नाम दे दिया कि एक संवैधानिक सुधारों के लिए जा रहे हैं। अब ये जो 7 सदस्य थे, जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे और ये लिबरल पार्टी से थे। जॉन साइमन लिबरल पार्टी से थे और जो पीएम थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ये क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। हैरी लार्सन, एडवर्ड कैडगन, बर्नोन हर्टसन, जॉर्ज फॉक्स और डोनाल्ड हावर्ड, ये 7 सदस्य थे। ये सातों की सातों अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। जो कोई भारतीय सदस्य नहीं है, ये बात भारत को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। भारत को अपनी एक भारतीय लोगों को थोड़ा सा इंसल्ट फील हुआ। अच्छा, ये क्लीमेंट एटली वो वही एटली है जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय वहां के पीएम बने। अभी ये सांसद के तौर पर, एक सदस्य के तौर पर भारत आए थे, लेकिन ये सोचिए ये बात 1927 की है। कौन जानता था कि आगे जाके ये फिर वहां के पीएम बन जाएंगे, यही सांसद। फिलहाल सिक्का बुलंद हुआ और क्लीमेंट एटली जाके 47 में वहां के पीएम बने। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जब ये लोग आए तो ये सातों वहां कहीं ना कहीं सांसद थे और इन्हीं की सदस्यता में ये जॉन साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। अब साइमन कमीशन की जो यहां पहुंचने की डेट है वो तो 3 फरवरी को यहां पहुंचे 1928 को। जब 27 की बात है, थोड़े से और फ्लैशबैक में फिर से जाएंगे, तो 27 में जब साइमन कमीशन वहां बन गया था तो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ और मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। 27 की बात है। नवंबर में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ। वहां पर इसका विरोध प्रस्ताव लाया गया कि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है, सभी सदस्य अंग्रेज हैं और हमारी स्थिति को देखने, समझने, सुधारने के लिए अंग्रेज आ रहे हैं, कोई भारतीय नहीं है, तो हमारी बातों को इतने अच्छे से अंग्रेज कैसे समझ जाएंगे अगर कोई भारतीय नहीं है तो। ये और भारत की स्थिति को सुधारने के लिए अंग्रेज आ रहे हैं, उसमें कोई भारतीय ना हो, इसमें भारतीयों को एक बेइज्जती सी भी महसूस हुई। तो इस वजह से इनका विरोध होना शुरू हो गया। कांग्रेस ने विरोध शुरू किया और जब ये 3 फरवरी को भारत पहुंचे, बंबई, तत्कालीन बंबई, जब बंबई पहुंचे तो बंबई में भी खूब पुरजोर विरोध किया गया और इनको काले काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। ये नारा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन गो बैक नारा किस सन में दिया गया। 27 के बाद जब 28 में पहुंचे, 28 में दे दिया गया कि साइमन गो बैक के नारे दिए गए और काले झंडे दिखाए गए। इस तरह ये विरोध प्रदर्शन का एक स्वरूप था कि हम आपके विरोध कर रहे हैं आपका। साइमन कमीशन सभी शहरों को घूम घूम के और संवैधानिक स्थिति की समीक्षा कर रहा था। ये जिस शहर में पहुंचा, हर शहर में इसका विरोध हुआ। जैसे लखनऊ जब पहुंचे तो लखनऊ में इनका विरोध भीड़ कर रही थी, जनता कर रही थी। यहां पर नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, एक और नाम आता है खलीकुज्जमा। इन लोगों की लीडरशिप में लखनऊ में इनका खूब विरोध हुआ साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन ने विरोध के फलस्वरूप इन पर लाठीचार्ज भी करवा दिया। जवाहरलाल नेहरू जी को भी लाठियां लगी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भी लाठियां लगी। गोविंद बल्लभ पंत को तो कहा जाता है, ऐसा कुछ बुक में लिखा है कि ये बेचारे इतनी लाठियां लगी कि अपंग हो गए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत।
इस तरह से ये लोग भी घायल हुए। लखनऊ की बातें थी। लखनऊ तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ में किसने लीडरशिप की थी साइमन कमीशन के विरोध में। इसी तरह से बिहार में अगर देखें तो अनुग्रह नारायण सिंह इन्होंने विरोध किया था। इनकी लीडरशिप में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसी तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तमिलनाडु में तो टी प्रकाशम तमिलनाडु में टी प्रकाशम ने इनका विरोध किया साइमन कमीशन का। सबसे खास बात दिलचस्प तो पंजाब में हो गई और लाहौर। यहां का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। लाला लाजपत राय वही जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय। लाहौर के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे। वहां पर अंग्रेजों द्वारा थोड़ा सा विरोध इनका किया गया भीड़ का कि विरोध ना करें, लेकिन भीड़ उग्र थी और वो विरोध पे विरोध कर रही थी। भीड़ थोड़ा सा बढ़ भी गई। तब तत्कालीन लाहौर का पुलिस अधीक्षक था जॉन ए स्कॉट। ये था वहां का पुलिस अधीक्षक और इसने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। हकीकत में लाठीचार्ज भीड़ पर लाठीचार्ज एक बहाना था। इसका सही जो निशाना था वो थे लाला लाजपत राय जी। जॉन ए स्कॉट ने जैसे ही आदेश दिया कि लाठीचार्ज की जाए, तुरंत इसका पुलिस उप अधीक्षक था सैंडर्स। इसने अपने सिपाहियों के साथ लाठी लेके भीड़ को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ को पीटते पीटते फिलहाल उस भीड़ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये लोग उन्होंने विरोध किया, लेकिन लाला जी ने रोका आप लोग इस लाठीचार्ज का बहुत विरोध ना करें, शांति बनाए रखें और ये अभी शांत हो जाएगी बातें। लेकिन बातें शांत ना हुई और स्वयं जॉन स्कॉट जो अधीक्षक है एसपी, ये स्वयं लाठी लेके कूद पड़ता है और इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय जी थे। और ये लाला लाजपत राय जी को लाठियों से इस कदर पीटा कि वो घायल हो गए। और ये जो घटना है ये 31 अक्टूबर 1928 की है, लाठीचार्ज की घटना। और यहां से लाला लाजपत राय जी जब घायल हुए तो 17 नवंबर की बात है जब लाला लाजपत राय जी दम तोड़ दिए और उनके जीवन का एक दुखद अध्याय समाप्त हुआ। जब लाला लाजपत राय जी अपनी शैया पर पड़े थे, उनके पीठ पर उन पर लाठीचार्ज हुआ तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मेरी पीठ पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये है लाला लाजपत राय जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अब 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, जिस पर भारत में उग्र क्रांतिकारी लोग अपना उग्र रूप धारण कर लेते हैं। और ये जॉन स्कॉट जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जॉन स्कॉट को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इन जॉन स्कॉट को मारने के लिए जो क्रांतिकारियों का नाम था
जो क्रांतिकारियों का नाम था उनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दुर्गा भाभी, जय गोपाल, इन सब का नाम आया। और ये लोग कोशिश ये किए, रात में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद प्लान किए कि जो जॉन स्कॉट है उसको मारा जाए। ये हुआ कि चलेगा कौन, तो ये जिम्मा भगत सिंह और राजगुरु को दिया गया। ये दोनों लोग मिलके गए जॉन स्कॉट को मारने। फिलहाल इनको पहचानने में थोड़ी भूल हुई और ये गए थे जॉन स्कॉट को मारने, लेकिन घर से निकला सैंडर्स और जैसे ही निकला सैंडर्स ये उसको जॉन स्कॉट समझ के ठोक दिए। गोली लगी और वहां पर सैंडर्स मर गया। इनको लगा कि जॉन स्कॉट मरा, लेकिन वो मर गया सैंडर्स। फिलहाल लाठीचार्ज में सैंडर्स भी शामिल था, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य मारने का जो लक्ष्य था वो जॉन स्कॉट को था, वो सैंडर्स को नहीं था। लाठीचार्ज का आदेश जॉन स्कॉट ने ही दिया था। अब अगले दिन पूरे न्यूज़पेपर में ये छाया था कि रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह द्वारा इन लोगों को सैंडर्स की हत्या कर दी गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। इस तरह से खूब छपा और ये सब जब छपे तो क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ गई, जबकि साइमन कमीशन की नियुक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए भी हुई थी। एक उद्देश्य इनका यह भी था कि क्रांतिकारी गतिविधियां दबाई जाएं और ये क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देख रेख में खूब फल फूल रही थी, तो इनको दबाने के लिए भी एक उद्देश्य भी था। फिलहाल जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई और ये भगत सिंह ने सैंडर्स को मार दिया, तब ये रातों रात चुपके से कलकत्ता जाना चाहिए। कौन से लोग जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, जैसे भगत सिंह साहिब की वेशभूषा में दुर्गा भाभी के साथ एक डिब्बे में बैठे और राजगुरु भी जो लेबर थे उनकी वेशभूषा में जाके लेबर के बीच में बैठ गए। चंद्रशेखर आजाद भी पीछे नहीं थे, ये भी यहां से सब भाग लिए लाहौर से, और यहां से भागे तो ये चंद्रशेखर आजाद तो साधु के वेश में जाके ट्रेन में बैठ गए और ये सब ही रातों रात निकल गए कलकत्ता, खूब दूर चले गए, कलकत्ता गए और वहां पर कलकत्ता में बम बनाने की कला सीख रहे थे कुछ लोग, उनसे मिले। अब वहां से ये प्लान किया गया कि हम चल के बम फोड़ेंगे और बम फोड़ने के बाद फिर अंग्रेजों को इनकी आवाज सुनाई, भारत की आवाज को सुनवाएंगे। इस तरह से यहाँ का चैप्टर हो जाता है। फिलहाल थोड़े से और बैक में लौटते हैं। जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी तो एक थे महोदय बर्किनहेड, बर्किनहेड ये जो महोदय थे, इन्होंने कहा कि आप लोग साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप तो इतने नागवार हैं कि अपने देश के लिए ढंग का एक कानून भी नहीं बना सकते हैं। ये बात भी भारतीयों को बड़ी खराब लगी कि हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं। तो कांग्रेस के जो सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्यों में ने ये ठाना कि हम अपना संविधान बनाएंगे और उसी साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने इसके प्रत्युत्तर में एक सब बनाई जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू
नेहरू समिति बनाई। नेहरू समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे और उसके सचिव जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो साइमन कमीशन के विरोध में प्रत्युत्तर में यह नेहरू समिति बनी थी। नेहरू समिति ये भी पूछा जाता है, किसके प्रत्युत्तर में बनी थी? साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में बनी थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस समिति में कुल 9 सदस्य थे। इस सदस्य समिति ने भी अपने फिलहाल कुछ सुझाव दिए। इसके बाद एक थे शिव स्वामी अय्यर। शिव स्वामी अय्यर, इनका भी नाम आपको याद रखना है। शिव स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने ऐसा कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए, ऐसा शिव स्वामी अय्यर जी ने कहा था। ये लगभग यहाँ की कुछ खास बातें हैं। इसमें थोड़े से जो इसकी सिफारिश थी साइमन कमीशन की सिफारिशें ये वनडे में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन पीसीएस लेवल में बड़े एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसमें कुछ खास सिफारिशें थी, जैसे कि विधानसभा में जैसे 3% अभी तक वोटिंग हुई है, वोटर मतलब लोग जुड़े हुए हैं वोटर, इन वोटर्स को 3 से बढ़ा के 10 किया जाए और साथ में विधानसभा का विस्तार भी किया जाए। एक सिफारिश ये भी थी कि एक संघ बनाया जाएगा। वो संघ अंग्रेजी भारतीय से बनेगा, ब्रिटिश भारत से और देशी राज्यों को मिलाकर ये संघ बनेगा। एक केंद्रीय सत्ता होगी और केंद्रीय सत्ता ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी, भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। तो ये वाली जो बात थी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी जो केंद्रीय सत्ता होगी, ये भारतीयों को ठीक नहीं लगी। इस पर फिर से विरोध हुआ, जबकि इसकी 1929 में जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात भी कही थी 1929 में। फिर जाके 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो 27 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, 28 में भारत आया, बंबई पहुंचा 3 फरवरी को, और 30 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ये सभी इसके कुछ बिंदु थे। बाकी हम फिर अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद।